तो प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। ठीक है, तो चलिए हम आज कंटिन्यू करते हैं क्लास को। जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में देख लिए थे, यानी कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो अवतल दर्पण था उसका जो त्रिज्या और फोकस के बीच क्या करना था, संबंध को बताना था। यानी कि वो क्लास उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से देख लिए होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल पर नए हैं, तो कृपया पीछे जितना भी क्लास है उसको देखिए। इसके बाद धीरे धीरे करके पढ़िएगा, एकदम बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग क्या कंटिन्यू करेंगे कि आज हम लोग देखने हैं उत्तल दर्पण में। इसे पीछे वाला वीडियो में अवतल दर्पण में पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण बाबू। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच संबंध बताना है, यानी कि फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब उत्तल दर्पण की बात आई तो उत्तल दर्पण की सबसे पहले फिगर की बात आती है कि सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या, एक बढ़िया सा फिगर। ठीक है, तो चलिए एक बढ़िया सा फिगर बना लेते हैं। इसके बाद सारी चीज़ों को एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बना लिए एक उत्तल दर्पण का फिगर। आप लोग भी इसके साथ साथ कंटिन्यू बनाते रहिए। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ चलते रहिए। ठीक है, और एक बीचों बीच दर्पण के बीचों बीच जो पार होता है उसको बाबू क्या कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि प्रधान अक्ष, क्योंकि आप लोग इस सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पर केंद्र होता है, क्योंकि इस चीज़ों के बारे में बार बार चर्चा करना ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको अच्छी तरह से पूरा वीडियो में जितना भी हम लोग क्लास किए हैं सब विषय में एक एक करके हम लोग बता दिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि ये हो गया का उत्तल दर्पण, और ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, और इसको हम लोग बाबू कहते हैं क्या, तो आप लोग कहिएगा कि द्विध्वारक। ठीक है, इतना चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें इसमें दिया हुआ है, जो चीज़ें इसमें दिया हुआ है, यानी कि जो चीज़ें दिया हुआ है उसके बारे में पहले लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे हल। यहाँ से लिखेंगे हल, यानी कि हम लोग सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, सबसे पहले दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना आप लोग साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, कि माना XY एक दर्पण है। कौन सा दर्पण, XY एक कौन सा दर्पण है, तो कहिएगा कि उत्तल दर्पण की चर्चा हो रहा है, तो उत्तल दर्पण हम लिखेंगे। ठीक है, अगर अवतल की चर्चा होता तो अवतल लिखते, लेकिन अभी किसकी चर्चा हो रहा है, तो उत्तल की। तो हम लोग किसकी चर्चा करें, उत्तल की, तो उत्तल के बारे में। ठीक है, तो माना XY एक उत्तल दर्पण है जिसमें, यहाँ पर लिखिए कि जिसमें यहाँ से प्रधान अक्ष है तो पोल है, तो जिसमें P दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, F फोकस दूरी, ये चीज़ें आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको जब भी हम प्रूव करेंगे, जब भी फार्मूला हम प्रूव करेंगे, तो इस सारी चीज़ें को क्या करेंगे, एक बार फिर से लिखेंगे। अगर लिखेंगे तभी नंबर हमको बढ़िया से मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम पूरा लिख के आपको बता रहे हैं। तो F का हो गया, तो फोकस हो गया, फोकस दूरी नहीं लिख रहा है, फोकस हो गया, फोकस। तथा C के बारे में आप लोग जानते हैं कि C क्या है रे बाबू, तो C केंद्र बिंदु है, C केंद्र बिंदु है। ठीक है, यहाँ तक तो आप जानते हैं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि जब हमको सिद्ध करना है तो अब एक डालेंगे आपतित किरण। ठीक है, तो लिखेंगे कि आपतित किरण यहाँ से हम डाल रहे हैं, आपतित किरण डाले। ठीक है, आपतित किरण किसके पैरेलल है, तो आप लोग कहिए प्रधान अक्ष के पैरेलल है, प्रधान अक्ष के पैरेलल यानी कि प्रधान अक्ष के समानांतर है। ठीक है, आपतित किरण। तो आपतित किरण जब भी आती है तो आप लोग सीखे हैं परावर्तन के नियम में कि कोई आपतित किरण आई और दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात वापस गई, अगर वापस गई तो उसे क्या बोलते हैं बाबू, तो बोलते हैं परावर्तन। तो वही आपतित किरण आई, यहाँ पर दर्पण है और दर्पण के बाहर जाएगी नहीं, तो यहाँ से टकरा कर कहीं ना कहीं अपने मुड़ेगी, तो मुड़ गई। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर दिए, मुड़ दिए। तो ये आने वाली किरण आपतित और जाने वाली किरण परावर्तित। तो ये जब होता है तो हम लोग सीखे हैं पीछे क्लास में कि जब भी ये आपतित किरण और परावर्तित होती है तो फोकस से होकर गुजरती है,
लेकिन इधर तो पेंट है, पॉलिश है, इधर तो आएगी नहीं, तो इधर आ नहीं सकती है। लेकिन उसका इमेजिनेशन हम लोग कर सकते हैं, यानी कि कल्पना तो कर सकते हैं कि ये आ रहे जो किरण, तो दर्पण से टकराने के बाद जो परावर्तित हो रही है वो फोकस होकर क्या हो करेगी, गुजरेगी। तो देखिए यहाँ पर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डॉट लाइन से हम लोग क्या करेंगे, फोकस तक इसको मिला देंगे, ठीक है। डॉट लाइन से आप लोग भी मेरे जैसा मत कीजिएगा, क्योंकि हम तो बनाकर और डॉट कर दिए, लेकिन आप इस तरह से नहीं कर पाइएगा, इसलिए आप लोग पहले ही से ही डॉट लाइन करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि हम कल्पना किए कि ये जो जा रही है परावर्तित किरणें वो फोकस होकर क्या कर रही है, गुजर रही है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, इस पर डालेंगे अभिलंब। एक क्या करेंगे बाबू, डालेंगे अभिलंब, अभिलंब जो कि केंद्र से होकर गुजरती है। जब जो केंद्र पर बिंदु आती है वो केंद्र पर ही गुजर जाती है। देखिए केंद्र से गुजार दिए हम इसको। चलिए यहाँ तक तो आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे, ठीक है। अब हम क्या हुआ कि ये जो किरण आ रही है केंद्र पर और केंद्र पर ही वापस लौट जा रही है, इसका नामकरण कर देते हैं। इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, ठीक है, इसको एम लिख देते हैं और इसको एन लिख देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब यहाँ तक हम फिगर बना लिए, फिगर को कंटिन्यू कर लिए, तो हम ये चीज़ें सारी चीज़ें जो था उसको लिखे थे, लेकिन जो अभी बना है उसको नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे कि क्या किए हैं कि किरण ए बी है ना, किरण, तो लिखेंगे किरण ए बी कौन सा, आपतित, आपतित हो रही है, हो रही है, जो परावर्तन के पश्चात, जो परावर्तन, परावर्तन के पश्चात, पश्चात, पश्चात किससे, बीएम से होकर, बीएम यही ना है, बीएम से परावर्तन हो रही है, दर्पण से यहाँ पर टकराई और परावर्तन के पश्चात बीएम से वापस जा रही है, या बीएम से गुजर रही है, बीएम से गुजर रही है, आपको लिख दो, बीएम से गुजर रही है, रही है। तथा इसमें एक चीज़ और लिखेंगे, तथा जो बीएन है, बीएन है दर्पण का है, इस पे अभिलंब है। बीएन क्या है का बाबू, तो लिखेंगे बीएन अभिलंब है, बीएन अभिलंब है। यहाँ तक चीज़ें हम लिख लिए। यही चीज़ पहले सबसे पहले आपको लिखना होगा। इतना चीज़ आप अगर लिख दिए, इसमें इतना चीज़ लिख दिए तो समझिए कि आपका काम एक ओके हो गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो जो लिखे हैं उसको लिखना पड़ेगा, जो जो बनाए हैं। तो सबसे पहले दर्पण बनाए थे, दर्पण में क्या क्या होता है, तो ध्रुव होता है, फोकस होता है, सेंटर, इसको लिखे हैं। इसके बाद ए बी आपतित किरण हो रही है, तो ए बी आपतित हो रही है, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद बीएम से गुजर रही है, यानी कि बीएम से वापस जा रही है। इसके बाद एक डाले हैं अभिलंब डाले हैं, जो कि सेंटर से जाएगी, सेंटर से गुजरेगी तो इधर डॉट लाइन में, और इधर जाएगी तो वापस चला जाएगी, तो वही बीएन लिखे हैं कि बीएन का है, अभिलंब है। अब यहाँ तक चीज़ें हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, तो जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, तो आप लोग कहिएगा कि सिद्ध करना है, तो आप लोग कहिएगा कि जी सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, यही ना हमको सिद्ध करना है। F बराबर R/ क्या करना है, 2 सिद्ध करना है। तो लिखेंगे यहाँ से, अब हमारा प्रोसेस होता है स्टार्ट। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो जो सिद्ध करना है। अच्छा एक चीज़ और बतलाइए, देखिए पहले समझिए और समझ जाइएगा तो बनाने में एकदम आसान होगा। सबसे पहले समझिए, जब ये आपतित है और ये अभिलंब है, तो आप परावर्तन के नियम में जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे कि आपतन कोण, जिसे स्मॉल m से हम लोग सूचित करते हैं, ये तो जानते हैं। उसी तरह अभिलंब और परावर्तन के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, तो आप लोग कहिएगा कि जी समझ गए, परावर्तन कोण, जिसको स्मॉल r से हम लोग सूचित करते हैं। यहाँ तक तो आप समझ लिए, ठीक है। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के परावर्तन कोण। तो लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि परावर्तन के नियम से। अब हमारा सॉल्व स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम लोग अब अपने प्रोसेस की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है, नियम से। तो परावर्तन के नियम कहता है कि ए बी और एन, तो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी एन किसके बराबर होगा,
तो आई बराबर आर होता है ना, तो एन बी और एम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल एन बी एम के बराबर है। कह सकते हैं ना कि एंगल ए बी एन जो है एंगल एन बी एम के बराबर है, क्योंकि आपतन कोण परिवर्तन के कोणों के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब लिखेंगे कि चूँकि ए बी जो है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, चूँकि ए बी जो है किसके पैरेलल है, पी सी के पैरेलल है। कह सकते हैं ना कि ए बी का है पी सी के पैरेलल है। तो लिखिए यहाँ पर कि चूँकि ए बी जो है पी सी के पैरेलल है, पी सी के समानांतर है, पी सी के समानांतर, ए बी समानांतर पी सी। ठीक है, जिसको कौन सा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझा देते हैं आपको, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले दो फिगर आपको बताते हैं, दो फिगर आप ध्यान से देखिएगा, दो फिगर समझिएगा, तो इसमें बाद में जब हम एंगल लेंगे तो आप लोग सोचिएगा कि कहाँ से आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले दो फिगर समझिए। देखिए एक यहाँ पर फिगर हम बना रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं ए और इसका नाम दे रहे हैं बी। उसी तरह इसका नाम पी और इसका नाम सी। यही फिगर है, यहाँ इसलिए नहीं बता रहे हैं कि इनमें थोड़ा गिच गज हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं समझ पाइएगा, इसलिए इसी को काट कर देखिए ए बी पैरेलल यहाँ पर लिख दिए और पी सी जो है यहाँ पर लिख दिए। और देखिए इसको कहीं ना कहीं काट रहा है, कौन, बी सी। देखिए अगर इस रेखा को आगे हम बढ़ाते हैं तो देखिए बी सी काट रहा है, इसको बी सी काट रहा है, देख रहे हैं ना, बी सी काट रहा है, यानी कि हाई वाला काट रहा है। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह का आप कहिएगा कि देखिए इस तरह का आप लोग इमेज देखिए इसमें इमेज देखिए कि इसके समानांतर ये है और ये काट रही है जब, तो इस तरह से इमेज बनेगा। तो जब इस तरह से बनेगा तो हम यहाँ पर समझते हैं, समझने की बात आती है। सबसे पहले एंगल है चारों जगह बन रहा है ना, तो नामकरण करते हैं 1 2, इसके बाद 3 4, ठीक है, इसके बाद 5 6 7 8, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक समझिए, यहाँ अगर समझ गए तो अब एकदम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दो फिगर आपको बताएंगे, दोनों फिगर समझ जाइए, इसके बाद एकदम फटफट हम बनाने का प्रयास कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें कहता है कि संगत कोण कहता है कि एंगल जो ई वाला है एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि देखिए लाइन ऊपर वाला के बराबर, लाइन ऊपर वाला के बराबर, लाइन नीचे वाला के बराबर, लाइन नीचे वाला के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं बाबू कि एंगल 1 बराबर एंगल 5 कह सकते हैं ना, क्योंकि संगत कोण कहता है कि एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होता है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 3 बराबर एंगल 3 बराबर क्या होगा तो 7 और एंगल 4 बराबर एंगल 8। यानी कि ये कहता है संगत कोण। ये क्या कहता है बाबू, संगत कोण कहता है। यहाँ पर संगत कोण कहता है कि ये इसके बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये इसके बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि जो ई वाला है, ठीक है, कौन है, यही न है, आई वाला न है, तो आई है तो इसके बराबर होगा, यानी कि ये आई तो ये भी है। यहाँ तक तो आप समझ गए, यानी कि संगत कोण के समझ गए होंगे, क्योंकि ये इस पे पैरेलल जा रहा है और इसको काट रहा है, ये इसको BC काट रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनाया वो ये एंगल के बराबर होगा, यहाँ पर जो एंगल बनाया ये एंगल के बराबर होगा ना। चलिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए समझते हैं किसको, इसको। तो ये एक और फिगर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक और फिगर बना रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और फिगर बना दिए। ठीक है, देखिए अब कौन फिगर बनाया, अब देखिए फिगर कौन बना है, अब बना है देखिए NB और M, एक बना है FBC, यानी कि इसको देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो शीर्षाभिमुख कहता है कि ये एंगल एंगल यानी कि आमने सामने के एंगल हम बराबर रखते हैं, एंगल आमने सामने के हम बराबर रखते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 1 2 3 4। तो ये शीर्षाभिमुख कहता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4 होता है, एंगल 1 बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए एंगल है ये सामने इसका है तो इसके बराबर होगा, यानी कि जब ई आर तो ये भी क्या बाबू, तो यार। यानी कि देखिए ये दो फिगर समझ गए आप तो एकदम क्लियर हो गया आपका। अब देखिए हम लिखने का प्रोसेस कर रहे हैं यहाँ से स्टार्ट। तो यहाँ तक आप समझ लिए कि AB PC के पैरेलल है, जो
जो BC का कर रही है, काट रही है, यहाँ पर लिख लीजिए BC काट रही है, BC ना इसको काट रही है, BC काट रही है, ठीक है। तो BC काट रही है, तो लिख सकते हैं हम ना कि त्रिभुज ABN, तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ से लिख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से कि एंगल ABN बराबर, अब देखिए एंगल ABN किसके बराबर, तो एंगल BC और F, यही ना एंगल बराबर हुआ है। तो लिख सकते हैं कि एंगल BCF किसके वजह से, तो किसके वजह से, तो बाबू लिखेंगे क्या, संगत कोण की वजह से ना, तो लिखेंगे संगत कोण से, संगते कोण से ना बराबर हुआ है, तो संगत कोण से, ठीक है, संगत कोण से, समझ लिए। फिर ABN ये I, तो ये भी I, तो BC और F यानी कि ये भी I। अब आगे लिखेंगे कि अब एक और चीज़ देखे हैं हम लोग कि शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण से ये R तो ये भी R, तो लिखेंगे कि चूँकि NBM, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे कि NBM एंगल लिखिए बराबर, एंगल NBM बराबर एंगल कौन सा, तो लिखेंगे CBF एंगल CBF किससे, तो आप कहिएगा कि शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख कोण से। देखिए यहाँ तक समझ गए तो आपका एकदम क्लियर हो गया। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, तब लिखेंगे कि ABN समझ ले संगत कोण से बराबर हुआ, और NBM और बराबर CBF शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 से, यानी कि तीनों को अब मिला रहे हैं। जब तीनों को मिला दिए समीकरण 1, 2 और 3, तो देखिएगा कि आपका यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। जब ये देखिए ये साइन I बराबर साइन I, आप लोग जानते हैं कि साइन I बराबर साइन R होता है, उसी तरह यहाँ पर भी साइन आ गया, इसी भी यानी कि I और R आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें भी जो I और R है ये आपस में बराबर होगा। जब कोई भी त्रिभुज में, आप पीछे पढ़े थे, कोई भी त्रिभुज में दो एंगल बराबर होगा तो सम्मुख भुजा कहता है कि उसके सामने वाले जो भुजा होगा वो कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि जो I है इसके सामने वाला भुजा जो BC है उसके बराबर होगा, और जो एंगल R है उसके सामने वाला भुजा FC है, यानी कि इसके बराबर है। यानी कि I के सामने वाला भुजा BF और R के सामने वाला भुजा FC आपस में क्या होंगे, बराबर। जब एंगल बराबर तो भुजा भी क्या होगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 और 3 से, किसमें, किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज BCF लिखिए चाहे FBC लिखिए, कुछ लिखिए, त्रिभुज लिख रहे हैं BCF में बाबू। यहाँ तक तो आप समझ लिए कि त्रिभुज BCF में लिखें। तो अब क्या लिखेंगे कि एंगल कौन कौन से बराबर, एंगल सामने वाला भुजा बराबर होगा, तो एंगल सबसे पहले लिख रहे हैं किसमें, तो लिखेंगे कि एंगल FBC में, यानी कि R के बराबर इसको कर रहे हैं, यानी कि सामने वाला भुजा और I के सामने वाला भुजा ये है तो इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे FBC में, एंगल FBC बराबर होगा किसके, एंगल FBC बराबर होगा एंगल किसके, BC और F के, एंगल BCF के। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्योंकि हम एकदम क्लियर चीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये इसके सामने वाला भुजा ये है तो हम कह सकते हैं कि FC बराबर BF, यहाँ तक लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस कम है तो इसको मिटा देते हैं, इसको आप समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिए। अब लिखेंगे कि जब एंगल FBC यानी कि एंगल FBC इस कोण का बात कर रहे थे, इसके सामने वाला भुजा ये है तो हम लिख सकते हैं कि FC, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा FC है, बराबर। अब लिखेंगे BCF में, BCF तो BCF के सामने वाला भुजा BF। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जब समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ तक पूरा हम कंप्लीट चीज़ें लिख लिए, जो भी हमें आवश्यकता है, जो भी बन रहा था उसको लिख लिए। ठीक है बाबू, अब आगे समझते हैं किसको। अब देखिए जब हम मान लेते हैं कि ये तो इतना बड़ा द्वारक है, अगर द्वारक कहीं ना कहीं छोटा हो जाए, द्वारक कहीं ना कहीं छोटा हो जाए, जब छोटा हो जाए तो एक ऐसी स्थिति बनेगी, देखिए ये बड़ा है जब, तो यहाँ पर भी है, अगर एक ऐसी स्थिति बनेगी द्वारक छोटा हो जाए तो छोटा होते 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 कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बनेगी जो ये बी वाला पॉइंट है वो इस पर आ जाएगा, यानी कि पी पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम समझा रहे हैं, बस मान लेते हैं कि इतना बड़ा है और द्वारक छोटा हो गया, तो हो सकता है कि ये जो पी वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाए, यानी कि कभी यहाँ आएगा, यहाँ आते आते एक समय आएगा कि यहाँ आ जाएगा, यानी कि बी जो है पी पर आ जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि द्वारक अत्यंत छोटा होने पर देखिए एक एक स्टेप एकदम आराम से समझते हैं। द्वारक अत्यंत छोटा होने पर, जब अत्यंत छोटा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो बी पॉइंट है पी पॉइंट पर आ जाएगा। तो जब पी पॉइंट पर आ जाएगा तो जिस तरह से पी एफ बराबर है उसी तरह से बी भी यहाँ पर आ जाए तो बी एफ के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी एफ के बराबर पी एफ हो जाएगा। हो सकता है ना, बी एफ के बराबर पी एफ, क्योंकि बी यहाँ पर आ जाएगा तो जैसे पी एफ के बराबर था वैसे ही बी भी यहाँ आ जाएगा तो बी भी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जब एफ सी बराबर बी एफ था और यहाँ पर लिख दिए द्वारक अत्यंत छोटा हुआ तो पी एफ बराबर किसका हुआ, पी एफ के। इसको समीकरण जब 3 तक गए थे तो इसको समीकरण मान लीजिए अब 4। अब देखिए बाबू यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 4 से, समीकरण किससे, 4 से। तो समीकरण 4 से क्या कहता है, देखिए यहाँ पर दिया है एफ सी बराबर बी एफ और यहाँ पर दिया है बी एफ बराबर पी एफ। तो ये बी एफ के जगह पर एफ सी है, तो इस बी एफ के जगह पर हम एफ सी लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है आपस में। तो यहाँ पर बी एफ है तो यहाँ पर एफ सी आ सकता है। तो लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 है ये, तो लिखेंगे कि एफ सी बराबर क्या, पी एफ। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब एक चीज़ और खाली समझ लिए, बाकी आपका कंप्लीट बन गया। आप मान लेते हैं कि आप 2 भाई हैं। कितने भाई बाबू, तो 2 भाई हैं। आप अगर 2 भाई हैं, दोनों को हम 5-5 रुपया दिए, दोनों को 5-5 रुपये दिए, तो क्या आपके पैसा में कोई हेर फेर हुआ, यानी कि दोनों को समान किए हैं ना, दोनों को समान किए कि नहीं किए। मान लेते हैं 2 भाई बहन हैं आप, अगर दोनों को 5-5 रुपया हम दे दिए तो आप कहिएगा कि हमको भी 5 रुपया मिला, उसको भी 5, यानी कि दोनों को बराबर मिला। एक चीज़ और यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, उसको थोड़ा समझिएगा लॉजिकली, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर भी इसमें भी पी एफ जोड़ दें, इसमें भी पी एफ जोड़ दें, तो क्या मान में परिवर्तन हो सकता है। तो आप लोग को ये कीजिए नहीं, क्योंकि हम आपको भी 5 रुपया दिए हैं, उसको भी 5 रुपया दिए, तो उसी तरह दोनों में पी एफ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों ओर पी एफ जोड़ने पर, क्योंकि मान में परिवर्तन नहीं आएगा। मान में परिवर्तन आप लोग जानते हैं कि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों तरफ जोड़ रहे हैं। अगर एक तरफ पी एफ जोड़ते तो मान में परिवर्तन होता है। जैसे एक आदमी को 5 रुपया देते, एक आदमी को नहीं देते, तो आप लोग कहते हैं कि उसका अधिक हो गया, उसका कम हो गया। लेकिन दोनों को 5-5 रुपया दिए हैं तो किसी का कम और किसी का अधिक नहीं होगा। वहीं सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ सी प्लस पी एफ बराबर, पी एफ ऑलरेडी यहाँ पर है और एक पी एफ और जोड़ना है हमको, क्योंकि दोनों तरफ जोड़े हैं, इधर भी पी एफ इधर भी पी एफ। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ सी बराबर पी एफ। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ से पी एफ और एफ सी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम दूरी इधर लिख लिए, यही ना है, यहाँ से यहाँ तक पी एफ और प्लस एफ सी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप लोग जानते हैं कि जब ध्रुव और केंद्र के जितना भी दूरी है, ध्रुव से लेकर केंद्र तक, उसको हम आर से सूचित करते हैं। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ लिए थे कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि केंद्र से और यहाँ तक वे दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो वही तो है, वही तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पी एफ और एफ सी दोनों मिलकर आर बना दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक दूरी है तो पी सी, क्योंकि पी सी यही ना है, पी सी यही ना है, एफ सी प्लस पी एफ, यहाँ से पी सी, तो पी सी बराबर, अब देखिए पी एफ प्लस पी एफ यानी कि 2 पी एफ कह सकते हैं, 2 पी एफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए
पी एफ यानी कि यही ना पी एफ है, यही ना पी एफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, तो यहीं से दूरी को ना स्मॉल एफ से सूचित करते हैं हम लोग। स्मॉल एफ से करते हैं ना, क्योंकि यहाँ से पोल से और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। आप लोग पीछे भी पढ़े हैं कि पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पर एफ स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी सी बराबर जो लिखे हैं, पी सी लिखे हैं, उसके जगह पर आर लिख दें, तो कोई दिक्कत तो आप लोग को ये कीजिए नहीं, क्योंकि पी सी बराबर आर होता ही है। सेंटर से पोल की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इसी तरह जब पी एफ है तो पी एफ के जगह पर हम स्मॉल एफ लिख सकते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ लिखिए, बिल्कुल लिखिए, यहाँ तक कोई एतराज़ नहीं हमको लिखने में। तो यहाँ से लिख लिए एफ, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं आ गया, कहीं ना कहीं आ गया है, लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि त्रिज्या बराबर है। लेकिन हमको निकालना क्या है, फोकस बराबर, यानी कि निकालना क्या है, एफ बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जब 2 इसके साथ क्या है तो मल्टीप्लाई में, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, जब 2 इधर आएगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ लिख रहे हैं एफ बराबर, अगर 2 इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि इधर है गुणा में एफ के साथ और इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि आर बराबर बटा में 2, समझ रहे हैं ना, इधर गुणा में है और बराबर के इधर आएगा तो भाग में। तो एफ बराबर है, आर तो आर है और 2 गुणा में था तो इधर आ गया तो भाग में, तो वहीं लिखे हैं आर बराबर 2। यही ना हमको सिद्ध करना था, तो लिखेंगे प्रूव, यानी कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। हमें नहीं लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होगा, किसी तरह का परेशानी होगा, क्योंकि हम एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है बाबू, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह का आगे हम सीख लिए क्या, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अब दर्पण सूत्र एक रह गया है। दर्पण सूत्र जैसे ही खत्म होगा, इसके बाद आवर्धन, और आवर्धन के बाद आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा, और इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में चले जाएंगे, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये हार्डली 2 क्लास और जाएगा, छोटा छोटा हम वीडियो बना रहे हैं, 2 क्लास और जाएगा, तो 2 क्लास में और देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाबू जय हिंद।